हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का एक पाठ, भौतिकी का एक पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस एक पाठ का आज आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन बतलाऊंगा, जिसका उत्तर भी बताऊंगा। आप लोग को इस तरह से क्या करना है, याद कर लेना है। और बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका इस साल बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं कि इस एक पाठ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पाठ का 1 नंबर प्रश्न कौन है और उस प्रश्न का क्या है उत्तर। इस प्रश्न को हम जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे इस चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप क्या करें कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चलिए, ज्यादा हम देर नहीं करते हैं, चालू करते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के एक पाठ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 30 VVI प्रश्न है। ये 30 VVI प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत ही सारे मतलब 2-3-4 प्रकाशन के किताब से इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को निकाला गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए समझिए कि VVI है। इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस साल परीक्षा में, जो अगर बोर्ड में पूछता है तो जो भी प्रश्न पूछेगा इसी पाठ के अंतर्गत से आएगा। ठीक है, चलते हैं कि 1 नंबर प्रश्न आखिर क्या है और उस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, तब तक बने रहिए, हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ठीक है, हाँ, 1 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा इस 1 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। प्रकाश जो गमन करती है, कभी प्रकाश चलती है तो वह सीधी रेखा में ही चलती है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक, आप इस पाठ का एक प्रश्न याद कर लीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकाश परावर्तन के कितना नियम होता है, तो वो होता है 2 नियम। कितना नियम, 2 नियम। वही पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो होता है 2 नंबर। 1 नंबर होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और 2 नंबर अर्थात कोण I बराबर कोण R। क्या होता है, कोण I बराबर कोण R। ये पहले का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नंबर इसका जो नियम है वो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों जो होता है वह सब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, यही 2 नियम है। कौन है कि एक है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यही 2 नियम है। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, तो आप बता देंगे 2 नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम के मतलब यानी कम होता है। कहाँ कम होता है, तो हो जाता है क्या हो जाएगा डी नंबर, कांच में। क्या हो जाएगा डी नंबर, कांच में प्रकाश का वेग मतलब क्या होता है, न्यूनतम यानी कि कम होता है। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर लाइट के, जो मोटर कार होता है, मोटर गाड़ी होता है, उसके हेडलाइट में, अगले जो बत्ती में क्या होता है कि किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बाना प्रतिबिंब होता है
क्या हो जाएगा? इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। काल्पनिक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? 6 नंबर प्रश्न भी आई है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? डायऑप्टर। ऑप्शन ए नंबर। क्या होता है? ए नंबर, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले पथ को क्या कहा जाता है? तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन है 3 गुना 10 के पावर 8। ये जो है 10 इस तरह होगा, 10 के पावर 8। थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा गलती किया गया है। 2 नंबर 2 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और डी नंबर है 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम बता देते हैं आपको कि 8 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? ए नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। चलिए परिभाषा में जाए बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, बहुत ही बढ़िया। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा में के यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। यानी 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी नंबर उत्तर। 9 नंबर का बी नंबर, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे समझ पा रहे हैं? चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसके बाद 10 नंबर 10 नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बी नंबर। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। इसके बाद में 11 नंबर 11 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, 11 का सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा सी नंबर, अवतल। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होता है? इस 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उसके बाद बी में अवतल, सी में समतल और डी में कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इस 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? अवतल। ठीक है, चलिए इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा अभिसारी लेंस, ऑप्शन हो जाएगा द्विउतल लेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा अपसारी लेंस और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? कि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इस 13 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? तो हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस और डी हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? जिसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का डी नंबर। क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? मतलब कि कौन ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनता है?
ठीक है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन डी अवतल और हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस 16 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। मतलब कि सब वस्तु का जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो कौन दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? मतलब कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अभी थोड़ी देर पहले आप जाने थे कि 16 नंबर प्रश्न का उत्तर कि कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता था? उत्तल। और वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 17 नंबर प्रश्न का बी नंबर। मतलब वस्तु का जो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है वो होता है अवतल दर्पण और छोटा जो बनाता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो 16 नंबर प्रश्न का 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं। तो ये 18 नंबर प्रश्न का आपको बता दें क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन का हम आपको उत्तर बता देते हैं बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। मतलब अभिलंब के निकट से क्या होती है? तो वह मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही उत्तर होगा। वीडियो लंबा ना हो, जल्दीबाजी में बताना पड़ रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आ। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद में 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब इसमें से कौन ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। इस 21 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर प्रश्न। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम 22 नंबर प्रश्न करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वाक्यता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वाक्यता त्रिज्या होगी। इस पर बनाएंगे a बराबर r/2। चलिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, f का मान कितना दिया है? तो वहां 10 2 क्या करेंगे हम इसको बना देंगे 10 भागा में इधर आएगा क्या हो जाएगा? गुना में बराबर इधर 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? चलिए समझ गया। ये 22 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बी नंबर। मतलब 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वाक्यता त्रिज्या कितना होगी? तो उसकी वाक्यता त्रिज्या हो जाएगी वक्र त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र त्रिज्या को हम क्या करते हैं? r से सूचित करते हैं। और फॉर्मूला तो a बराबर r/2। चलिए इसका मान 10 दिया है और इस फॉर्मूला पर हम बैठा के क्या किया? बना दिया। चलिए 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या? बी नंबर 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। प्रश्न क्या है 23 नंबर कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परावर्तन कोण। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गया, बी सही होगा, परावर्तन।
24 नंबर प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 24 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है डी नंबर उत्तल लेंस। 25 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने मतलब ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा रहता है, जो दर्पण लगा रहता है, वो कौन दर्पण होता है? तो होता है 25 के बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण लगा रहता है चालक के सामने। 26 नंबर प्रश्न, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? थोड़ा देर पहले यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिपीट है। क्या है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको बताया गया था कि उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी वस्तु का क्या करता है? तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण किसी वस्तु का क्या करता है? बड़ा। तो क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। मतलब कि अवतल जो दर्पण होता है वह किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है तो वह क्या बनाता है? वह बड़ा बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 27 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए आंसर ऑप्शन ए दिया अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो 27 नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, मतलब अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? तो वह अनंत होती है। चलिए इसके बाद में 28 नंबर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बताता है कि इस 28 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ है 1 डी नंबर है। डी नंबर से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर। चलिए जिसमें प्लस रहा क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। यह हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र। ठीक है, इसके बाद में 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसा दर्पण जिसकी फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी प्रिज्म। चलिए इस 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? तो वह धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो 29 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इस प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी परावैद्युतिक तरंग का और ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंग का। चलिए तो इस 30 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक से एक आपको कंटेंट मिलते रहे, एक से वीडियो मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।